हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सल्तनत काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस लेक्चर में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो गुलाम वंश, तुगलक वंश और खिलजी वंश से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर्स में पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी पेपर आप देने जा रहे हो तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर देख के जाना। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। हमारे पास ऑप्शन इस तरीके से हैं। तो सबसे पहले हमारा जो आंसर होगा, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक को क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो इस तरीके से है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। तो स्टूडेंट्स, जो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वो लाहौर थी। तो यहाँ से हम लोग लाहौर को टिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग दो नाम याद रखेंगे। एक तो हमें लाख बख्श है और दूसरा हमें कुरान खान को भी याद रखना है, कुरान खान। तो स्टूडेंट्स, ये जो दोनों नाम हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। तो यहाँ से हम लोग जो सही ऑप्शन है हमारे पास वो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को टिक करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने दिल्ली सल्तनत को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। देखिए स्टूडेंट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार हमारे पेपर्स में पूछा जा चुका है। अगर आपसे पूछा जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, तो आपका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान कौन था, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा इल्तुतमिश। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन सही होने वाला है वो है इल्तुतमिश। तो यहाँ से हम लोग इल्तुतमिश को क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इल्तुतमिश। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, दिल्ली सल्तनत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। देखिए स्टूडेंट्स, ये भी अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश स्टूडेंट्स, इसका ऑप्शन इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर जो खलीफा थे, यहाँ से आप लोग याद रखोगे, अरब के जो खलीफा थे, खलीफा ने इनको प्रथम मुस्लिम सुल्तान की मान्यता दी थी। तो स्टूडेंट्स, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे पेपर से पूछा जा चुका है। तो सबसे पहले सुल्तान के रूप में जो खिल्लत प्राप्त की थी वो इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा इल्तुतमिश। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारे पास वो ये है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी। स्टूडेंट्स, आपको ये पूछा जाए कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, या क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन थी, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा रजिया बेगम। तो रजिया सुल्तान को हम लोग टिक करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे स्टूडेंट्स। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खान भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात और बताना चाहता हूँ, जो मंगोल आक्रमणकारी थे उनके जो आक्रमण है वो बहुत खतरनाक होते थे। तो इससे पहले भी मैं जो लेक्चर आपको ले चुका हूँ, जो मैंने डिटेल से आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बताया था कि मंगोल जहाँ भी आक्रमण करते थे वहाँ पूरा कत्लेआम मचा देते थे। जैसे हमने कुछ लेक्चर्स में मैंने बताया था आपको कि ये लोग चौराहे पर गर्दन काट के मीनार बनाने का इनका ट्रेंड था। तो स्टूडेंट्स, ये गर्दन काटते थे, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे कोई भी महिला हो, उसके गर्दन काट लेते थे। यहाँ तक कि हमने ऐसा भी पढ़ा है कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती थी उनका पेट फाड़ के बच्चा निकाल के उसकी भी गर्दन काट के ये लोग मीनारे बनाते थे। तो इस तरीके के काम जो हैं वो हमें मंगोल जो आक्रमणकारी थे उनके शासनकाल में हमें दिखते हैं। तो यहाँ जो हमारा 7 क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेकंड। तो मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत में प्रवेश करने आया था, लेकिन प्रवेश किया नहीं था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए लिखा है उत्तरी पश्चिमी सीमा पर ये लोग देखे गए थे। उसके पीछे रीज़न ये है कि इल्तुतमिश ने कोई इसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं की थी, इसीलिए मंगोल आक्रमणकारी हमारे भारत में अंदर एंटर नहीं हो पाए थे। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा इल्तुतमिश होगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास वो ये है, किसके शासनकाल में मंगोल सिंधु तट पर देखे गए। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि
क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से घुमा के पूछा जा सकता है। इनका आंसर बिल्कुल सेम होगा। पहले वाले क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था, उसमें भी ऑप्शन हमारा इल्तुतमिश सही था, इसमें भी इल्तुतमिश सही था, लेकिन उसमें सिर्फ इतना पूछा था उत्तरी पश्चिमी सीमा पर देखे गए, और इसमें ये पूछा गया है सिंधु तट पर देखे गए। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको याद रखोगे, सिंधु तट पूछा जाए या उत्तरी पश्चिमी सीमा पूछा जाए तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो यही होगा, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश को हम लोग टिक करते हैं। फिर चलते हैं स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस तरीके से है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है 4। तो 9 का जो सही ऑप्शन होगा वो 4 होगा। हम 4 को टिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे। और स्टूडेंट्स ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट है, इसको आप लोग को ऐसे ही याद करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो ये है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था। तो यहाँ पर सत्ताच्युत कहो या सिंहासन से हटाने में किसका हाथ था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो आपको शब्दों को भी समझना पड़ेगा। तो हमारा जो सही ऑप्शन इसमें होगा वो होगा तुर्कों का। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि रजिया सुल्तान का जो शासनकाल है वो विरोधाभास से भरा हुआ था, क्योंकि हमने देखा कि इल्तुतमिश के लड़के भी थे, लेकिन उन्होंने जो अपनी वसीयत की थी उसमें ये लिखा था कि हमारी मृत्यु के बाद जो हमारी उत्तराधिकारी होगी वो रजिया बेगम होगी। लेकिन रजिया बेगम एक महिला थी और बहुत सारे अमीरों ने और तुर्क जो उस समय सरदार थे उन्होंने रजिया बेगम का साथ नहीं दिया, इसीलिए हमने देखा कि रजिया बेगम का जो शासनकाल था वो बहुत छोटा था। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो इस तरीके से है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है। तो हम लोग कथन को देख लेंगे। तो कथन को अगर सही से देखा जाएगा तो इसमें हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हम जरा सही से पढ़ते हैं, उसने इक्तेदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया। तो स्टूडेंट्स इक्तेदारी व्यवस्था बहुत पहले से हमारे भारत में थी, तो मोहम्मद गौरी के समय में भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ जो बलबन के संबंध में सही नहीं है वो होगा हमारा ऑप्शन सेकंड। तो इक्तेदारी प्रथा इसने शुरू नहीं की थी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो इस तरीके से है, दिल्ली की सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा हम लोग सही कर लेंगे। यहाँ पर होगा दिल्ली का सुल्तान बलबन, बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ से हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस सुल्तान ने रक्त एवं लौह नीति का अपनाई थी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा लौह एवं रक्त नीति अपनाने वाला जो शासक था वो था बलबन। तो बलबन को हम लोग सही से टिक करेंगे। फिर चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। स्टूडेंट्स अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वो क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए थे, तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। इसमें क्वेश्चन ये है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। यहाँ बलवान नहीं होगा, बलबन होगा स्टूडेंट्स, इसको सही करेंगे हम लोग बलबन। तो इस तरीके से बलबन की जो उपाधि थी वो थी जिल्ले इलाही। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखोगे, जिल्ले इलाही हमारा सही ऑप्शन होगा। इसके बाद चलेंगे हम लोग आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, किस सुल्तान ने भारत में प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ कराया था। नो डाउट हमारा जो ऑप्शन होने वाला है सही वो है बलबन। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आज हम लोग गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश तो स्टूडेंट्स इन 3 राजवंशों से हम लोग संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे शासक जो हैं वो इन्हीं 3 राजवंशों के हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोगों को पता है, पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको कि दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं। 5 राजवंश कौन कौन से हैं जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। गुलाम वंश, उसके बाद हम देखेंगे खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद हम लोग देखेंगे सैयद के वंश के बाद लोधी वंश। तो ये 5 राजवंश हैं जिनको हमें आज कवर करना है पूरी तरीके से, हमारे पेपर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। तो बरनी का जो कथन है ये किसके लिए है। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी।
तो स्टूडेंट्स अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी संबंधित जो क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको क्वेश्चन किस तरीके से हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? दोस्तों यहाँ पर आप लोग लगा लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो यहाँ से आप लोग लिख भी लोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पेपर्स में पूछा जा चुका है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने खुद इसको कई बार आते हुए देखा है। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा जफ़र खान। तो जफ़र खान की जो मृत्यु है वो मंगोलों के आक्रमण के विरुद्ध हुई है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से बहुत सारे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी संबंधित। तो हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा रामचंद्र देव। तो यहाँ से हम लोग जल्दी से रामचंद्र देव को टिक कर लेंगे, फिर चलेंगे स्टूडेंट्स हम लोग आगे। ये देखिए रामचंद्र देव। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वह कौन सा सुल्तान था, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया? यहाँ पर आप लिखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स, हिस्ट्री को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें 2 शासकों के नाम ऐसे दिखते हैं जिन्होंने एक नया धर्म चलाने की कोशिश की थी। यहाँ पहले मैं बता देता हूँ, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी को क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे। स्टूडेंट्स 2 को क्लिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन इसका विरोध उलेमाओं के द्वारा किया गया। और उधर दूसरी तरफ हम देखेंगे मुगल वंश का एक शासक था अकबर। तो अकबर के द्वारा स्टूडेंट्स एक नया धर्म चलाया गया था जिसको हम लोग दीन इलाही के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जा रहे हैं आजकल, तो हमें यहाँ पे भी थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कई सारी पिक्चर्स भी बन चुकी हैं। तो यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का क्या नाम था? नो डाउट सभी लोग जानते होंगे, इनके जो पति थे वो थे राणा रतन सिंह। तो यहाँ से हम लोग एक बहुत विवादित पिक्चर थी जिसका नाम था रानी पद्मावती। तो पद्मावती पिक्चर को अगर आपने देखा होगा तो आप लोग इसका ऑप्शन सही से लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा राणा रतन सिंह। फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा खालसा भूमि होती क्या है। एक बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स। खालसा भूमि वो भूमि होती थी जिससे जो भी अनाज पैदा होगा या जो भी चीज़ पैदा होगी वो सीधे सुल्तान के खाते में जाएगी। तो सबसे ज़्यादा जो खालसा भूमि डेवलप की गई थी, लोगों से छीन के भी की गई थी, तो वो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है 21 का वो होगा सेकंड। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग क्लिक कर लेंगे, फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, किस सुल्तान ने भूमि कर के उत्पादन को 50% तक कर दिया था? स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी सेना को संगठित करने के लिए बहुत सारे टैक्स लगा दिए थे जनता पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले और सेना पर और सुल्तान पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जा सके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे भूमि कर को, जो भूमि कर की दर थी या भूमि कर जो लिया जाता था उसको 50% तक कर दिया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 22 का सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ से आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे किसी ने 100 रुपये कमाए और 100 रुपये कमाने के बाद 50 रुपये राजा के खाते में चले जाएंगे, सुल्तान के खाते में चले जाएंगे, और 50 रुपये जो संबंधित व्यक्ति है इसको खर्चे के लिए मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए इससे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की थी। सभी वस्तुओं के जो दाम थे वो फिक्स कर दिए थे किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग क्लिक कर लेंगे। बाजार नियंत्रण प्रथा पूरी तरीके से लागू किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। सभी वस्तुओं के दाम फिक्स कर दिए। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है अगर कोई दुकानदार जो है वो
वस्तु को कम तौलता था, तो जितना कम तौलेगा उतना ही मांस निकलवा लेता था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे। बाजार व्यवस्था बहुत अच्छी किस्म की बाजार व्यवस्था इन्होंने लागू की थी, तो बहुत ज़्यादा सख्ती भी थी। इसके लिए इन्होंने कई सारे अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जैसे एक आध अधिकारी के नाम बता सकता हूँ, बरीद। तो बरीद एक गुप्तचर होते थे, ये पूरे बाजार में घूमते रहते थे, वो यही देखते थे कौन दुकानदार चीज़ सही दे रहा है या कौन गलत दे रहा है। तो इस तरीके से भी हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। दूसरा रीज़न, यह दक्षिणी राज्य को कब्जे में करना चाहता था। दोस्तों ये वाला बिल्कुल गलत है, तो यहाँ से जो हमारा सही होने वाला है वो ए सही होगा, आर गलत होगा। तो ऑप्शन हम लोग देख लेंगे, ए सही है, आर गलत है। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है ये देखिए, ए सही है, आर गलत है, यानी थर्ड वाला हमारा ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, चीज़ों के दाम फिक्स करना, बाजार में गुप्तचरों की नियुक्ति करना, इन सब के लिए जो जिम्मेदार है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही ऐसा सब कुछ हुआ था। इसी क्रम में हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्ष में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो स्टूडेंट्स तुगलक वंश का संस्थापक का नाम मैं अभी आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो तुगलक वंश का संस्थापक था वो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में एक सेना अध्यक्ष के पद पर कार्य कर रहा था। तो स्टूडेंट्स किताबों में हमें उसका नाम मिलता है गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ से लिख देता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमें गयासुद्दीन तुगलक नहीं मिल रहा है, तो गयासुद्दीन तुगलक का एक नाम हमें और देखने को मिलता है जिसका नाम था गाजी मलिक। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है गाजी मलिक। तो गाजी मलिक को हम लोग जल्दी से टिक करते हैं, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, घड़ी या गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे ज़्यादा टैक्स लगने लगे थे, यहाँ तक कि घर पे भी टैक्स लगने लगा था। तो जैसा कि हम लोग आज भी देते हैं हाउस टैक्स, उसी तरीके से गृह कर का जो स्टार्टिंग थी वो किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की गई थी। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला अलाउद्दीन खिलजी। तो जल्दी से हम लोग अलाउद्दीन खिलजी पर क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। देखिए स्टूडेंट्स जैसे हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूछा जाए, चाहे बाजार व्यवस्था पूछा जाए, चाहे मूल्य नियंत्रण पूछा जाए, हमारा ऑप्शन सही होगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें भी हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग क्लिक करेंगे, फिर चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक हमारे देश में राज्य किया था। देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप सही से राजवंशों को देखेंगे तो सबसे ज़्यादा समय तक जो राज्य किया था वो किया था तुगलक वंश के शासकों ने। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा तुगलक वंश। तुगलक वंश को हम लोग क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे। तुगलक वंश में मोस्टली हम लोग 3 सुल्तानों के बारे में पढ़ते हैं, इससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, जिसमें हमें मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। गयासुद्दीन तुगलक यहाँ संस्थापक थे, उनसे थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाकी तुगलक वंश में 2 सुल्तान ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो मैंने आगे भी इसमें दिए गए हैं। तो आगे भी हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था। इसको लगाइए दोस्तों, ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित की थी। तो दौलताबाद कहाँ पर है, ये वर्तमान में जो महाराष्ट्र है वहाँ पर हमें दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स ऐसा भी कहा जाता था जब ये राजधानी स्थापित की गई थी, तो यहाँ पर जितने भी
विकलांग लोग थे उनकी हत्या करा दी थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, क्योंकि वो लोग चल ही नहीं सकते थे। और कुछ जगह किताबों में ऐसा भी लिखा है कि जो अक्षम लोग थे, जो शरीर से थोड़ा सा कमज़ोर थे, उनको घोड़े की पूंछ से बांधा गया और घसीटते हुए ले जाया गया कहाँ, दौलताबाद। तो स्टूडेंट्स इसमें ऐसा भी लिखा है कि दौलताबाद जाते समय कई लोगों को मृत्यु के घाट भी उतारा गया था। तो ये सब किया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो थी दिल्ली को दौलताबाद ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमारे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल से पूछे जाते हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक प्रथम कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो स्टूडेंट्स यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक। ये हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होने वाला है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, एक कृषि विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान कोही। तो स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग याद रखोगे, दीवान कोही नाम का एक नया विभाग था जो कृषि से संबंधित विभाग था। और स्टूडेंट्स आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहा जाता है, पागल सुल्तान। उसके पीछे रीज़न ये था कि इनके द्वारा जो भी योजनाएं चलाई गई थी वो पूरी तरीके से असफल हुई थी। और एक बात यहाँ पर और देखने को मिलती है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे सुल्तान भी थे। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। देखिए जैसा कि हम लोग पीछे डिस्कस कर रहे थे, दीवान कोही, इसको अमीर कोही के नाम से भी जाना जाता है। ये किससे संबंधित है? ये कृषि विभाग से संबंधित है। ये मैंने आपको पीछे बता दिया था। यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कृषि विभाग। तो स्टूडेंट्स दीवान अमीर कोही किसने स्थापित किया था, किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा 1। 32 का हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा 1। यहाँ पर 1 को हम लोग क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्या में माहिर था। इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ा लिखा सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, और इसको हम लोग जल्दी से क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश दिया। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं पूरा इसको डिस्कस भी कर चुका हूं। तो यहाँ पर जल्दी से हम लोग ऑप्शन लगाते हैं, फिर चलते हैं आगे। 34 का जो सही ऑप्शन होने वाला है वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही आदेश दिया गया था। इसको हम लोग क्लिक करने के बाद फिर चलते हैं आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। मूर देश का जो यात्री है इब्न बतूता वो किसके शासनकाल में भारत में आया था? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग देख सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शासक है। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ मोस्टली हम लोग फोकस किस पे करेंगे? एक तो मोहम्मद बिन तुगलक पे करेंगे और दूसरा फिरोज शाह तुगलक पे करेंगे। तो ये दो शासक तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। तो यहाँ भी हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो होने वाला है मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ से जल्दी से हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को क्लिक करेंगे, फिर चलेंगे हम लोग आगे। स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात और बता देता हूँ, जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी वो पूरी तरीके से जो योजना थी वो असफल हुई थी। यहाँ से आपको बता देता हूँ, सांकेतिक मुद्रा मध्य एशिया और जापान, चीन को देखकर चलाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। लेकिन बाद के शासनकाल में हमने देखा कि हर घर में टकसालें स्थापित हो गई और सभी घरों में सिक्के ढाले जाने लगे। तो इस तरीके से ये वाली योजना भी थी जो फ्लॉप हो गई। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, किस शासक के द्वारा चलाए गए नए स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार कहा गया? तो स्टूडेंट्स नो डाउट हमारा जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ना मोहम्मद बिन तुगलक। तो स्टूडेंट्स यहाँ से देख के आप लोग समझ सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से हमें कितने सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके पेपर्स में।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है वो है इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो था वो एक विदेशी यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हमारे भारत में आया था। तो यहाँ पर इब्न बतूता के द्वारा डाक व्यवस्था के बारे में बहुत ज़्यादा लिखा गया है, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा इब्न बतूता होगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? देखिए इसको लिखिए आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1,80,000 की जो संख्या है वो हमें देखने को मिलती है किसके शासनकाल में? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फिरोज शाह तुगलक, 1,80,000। तो ये सबसे ज़्यादा जो गुलाम थे इनके लिए एक विभाग भी बनाया गया था जिसको हम लोग कहते हैं दीवान ए बंदगान। यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग दीवान ए बंदगान। तो गुलामों के लिए इस तरीके का एक विभाग भी स्थापित किया गया था, दीवान ए बंदगान, इसको आप लोग याद रखोगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। इतिहासकार बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? इसको लगाइए मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार आपके पेपर्स में आते हुए देख चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ जो सही ऑप्शन हमारा होने वाला वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक से पूरी जो जनता थी वो पूरी तरीके से परेशान हो गई थी, क्योंकि इनके द्वारा जो योजनाएं चलाई गई थी वो किसी न किसी तरीके से लोगों को दुख दे रही थी और इनके द्वारा चलाई गई सभी योजनाएं असफल हुई थी। इसीलिए इतिहासकारों ने इनको नाम दिया था पागल सुल्तान, जिससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, पागल सुल्तान। तो क्वेश्चन एक बार ऐसे ही पूछा गया था, सल्तनत काल में पागल सुल्तान किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। होली त्योहारों में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? यह भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सांप्रदायिक सौहार्द की एक भावना हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़े लिखे थे, तो इस तरीके से इन्होंने ज़्यादा युद्ध नहीं किए थे। हमने देखा होगा कि जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, सीधा साधा होता है, वो ज़्यादा युद्ध नहीं करता है। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हम लोग देखते हैं जितने भी राज्य पहले दिल्ली सल्तनत में शामिल थे वो धीरे धीरे सभी स्वतंत्र होते गए। तो सबसे ज़्यादा जो राज्य स्वतंत्र हुए वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हुए थे। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, गुलाम वंश का शासन कब से कब तक था? तो इसको भी हम लोग स्टूडेंट्स सही से याद रखेंगे। जो हमारा सही शासनकाल है वो है 1208 से 1293। स्टूडेंट्स इस पे बड़े बड़े लेक्चर मैंने बनाए हैं और उसमें मैंने पूरी नॉलेज आपको दी है। तो स्टूडेंट्स कोशिश ये करना कि सबसे पहले वो वाले लेक्चर देखिए और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाले देखिए, तो इससे आपको जो क्वेश्चन हमारे पेपर से पूछे जाते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात और बता दूँ, गुलाम वंश में जो कुछ इम्पोर्टेंट शासक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हम लोग ध्यान रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा हम लोग याद रखेंगे इल्तुतमिश, तीसरा हम लोग याद रखेंगे रज़िया बेगम। जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। रज़िया बेगम के बाद हम लोग याद रखेंगे बलबन। तो ये 4 शासक ऐसे हैं, 4 सुल्तान ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो इनको आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना। मैं कुछ वीडियो लेक्चर मैंने बनाए हैं जो गुलाम वंश से संबंधित है, मैंने चारों के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक समझाया है। तो एक बार आप उसे देखेंगे फिर इस लेक्चर को देखेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, बेरोजगारों की सहायतार्थ के लिए दिल्ली के किस सुल्तान ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग थोड़ा सही से याद रखोगे। फिरोज शाह तुगलक। स्टूडेंट्स ये फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कुछ ऐसे कार्य किए गए थे जो भारतीय इतिहास में और पहले कभी नहीं किए गए। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारों के लिए काम किया जा रहा है। इसी तरीके से जो गरीब लोग थे, गरीब लोगों के लिए यहाँ पर कुछ अस्पताल खुलवाए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, वो हम आगे पढ़ेंगे। और बहुत सारे बाग बगीचे लगवाए गए थे। इसी तरीके से बहुत सारी नहरें भी बनवाई गई थी सिंचाई के लिए। ये सब काम हुए थे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। तो इनका शासनकाल भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44,
दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपसे दीवाने खैरात पूछा जाएगा तब भी आपका जो आंसर होगा वो फ़िरोज़ शाह तुगलक होगा। आपसे अगर पूछा जाएगा दीवाने बंदगान, यहाँ पर आप लोग याद रखना, अगर दीवाने बंदगान पूछा जाए उसका भी ऑप्शन फ़िरोज़ शाह तुगलक। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से आप लोग याद रखोगे दारुल सफ़ा। दारुल सफ़ा, तो दारुल सफ़ा अगर पूछा जाएगा तो ये खैराती अस्पताल था, गरीबों के लिए स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस तरीके के डेवलपमेंट कराए थे, इनको आप लोग याद रखोगे। आप चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, हक ए सर्व या सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? देखिए ये क्वेश्चन भी एक बार मैंने पेपर्स में देखा है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसको लगा लीजिए आप लोग, आपके पेपर्स में दोबारा पूछा जा सकता है। तो यहाँ से जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका था, बहुत सारी नहरें बनवाई थी किसके द्वारा? फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। लगभग 5 बड़ी नहरें का निर्माण कराया गया फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। और यहीं पर हम देखते हैं सिंचाई के लिए ये नहरें बनवाई गई थी, और सिंचाई जो भी करता था वो इनको टैक्स देता था। तो एक तरीके से पैसा कमाने का जो साधन था वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा डेवलप कर लिया गया था। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 46 है वो है सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जैसा कि हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक को, तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना की गई थी वो फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा कुछ ऐसे कार्य कराए गए जिससे जनता को डायरेक्ट फ़ायदा हुआ। तो लोक निर्माण विभाग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जनता के द्वारा जो जनता की सहायता के लिए निर्माण किए जाते थे उस विभाग को हम लोग कहते थे लोक निर्माण विभाग। तो इस तरीके कई सारे विभाग भी फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा स्टार्ट किए गए हैं। तो हमने जो बड़ा लेक्चर बनाया था आप उसमें देख सकते हैं फ़िरोज़ शाह तुगलक ने हमारे किस तरीके से हिस्ट्री में डेवलपमेंट करने का काम किया है। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक भी अपने आप में इंपॉर्टेंस आ सके, इसको भी स्टूडेंट्स आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 47, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? अगर हम अपने ऑप्शंस को पढ़ेंगे तो हमारा जो ऑप्शन है वो होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक से संबंधित। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था। तो गुलामों का जो विभाग था वो उसको हम लोगों ने नाम दिया था दीवान ए बंदगान। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखोगे। और बाकी सभी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं वो सब गलत है। हमारा जो सही ऑप्शन है वो ये है, फ़िरोज़ शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था। आप लोग इसको पढ़ लोगे, फिर इसको टिक करके फिर बढ़ोगे आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराने के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है? देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने बता दिया है, डिस्कस कर लिया है। हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया गया था फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा। तो फ़िरोज़ शाह तुगलक ने क्या किया था? इन नहरों का निर्माण सिंचाई के लिए किया था। तो सिंचाई पे हमें टैक्स भी देखने को मिलता है फ़िरोज़ शाह तुगलक के शासनकाल में। देखिए स्टूडेंट्स, नहरों के लिए पूछा जाए तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। अगर सड़क के बारे में पूछा जाए, यहाँ से फ़िरोज़ शाह तुगलक होगा। अगर ये पूछा जाए कि सबसे लंबी सड़क का निर्माण किसने कराया, तो वो वहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा शेरशाह सूरी। तो स्टूडेंट्स, जब हम आगे पढ़ेंगे मुगल काल तो उसमें हम शेरशाह सूरी को भी पढ़ेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया? स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट, M और IMP, इसका मतलब वो मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम लोग मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो हमें 4 तरीके के टैक्स देखने को मिलते हैं। नंबर 1 खुस्म, नंबर 2 खराज, नंबर 3 जजिया, नंबर 4 ज़कात। तो स्टूडेंट्स ये 4 तरीके के कर थे जो हमें सल्तनत काल में देखने को मिलते हैं। जब हम सल्तनत काल की राजस्व व्यवस्था पढ़ेंगे उसमें हम लोग इस तरीके के ये सारे कर पढ़ेंगे, प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तब भी हम ये कर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि 4 तरीके के कर हमें देखने को मिलते थे। और जजिया कर अपने आप में बहुत ज़्यादा विवादित है।
तो जजिया कर की क्या है जजिया कर, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा डिटेल से जजिया कर क्या है, किससे लिया जाता था। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। तो ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया किसने? फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। पहले ब्राह्मण जजिया कर नहीं देते थे, लेकिन बाद में फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा इनसे भी वसूला गया। तो जजिया कर बहुत बार लगा, बहुत बार हटा। हम लोग इसको भी याद रखेंगे, पेपर में क्वेश्चन हमारे पूछा जाता है कि किसके द्वारा जजिया कर हटाया गया, किसके द्वारा लगाया गया। तो ये हम लोग राजस्व व्यवस्था में पढ़ेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। और दोस्तों ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन रहेगा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये कि निम्न में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम लोग बात करें तुगलक वंश के बारे में, तो तुगलक वंश के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ सही ऑप्शन होगा फ़िरोज़ शाह तुगलक। देखिए और कहीं है नहीं, तुगलक वंश की बात है तो तुगलक वंश में फ़िरोज़ शाह तुगलक होगा हमारा सही ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये हम लोग देख सकते हैं जो पढ़े लिखे सुल्तान होते हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ कार्य जनता की भलाई के लिए किया जाता है। जैसे फलों की नस्ल को सुधारना, कृषि के लिए जो विभाग है वो स्थापित किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसी तरीके से नहरों का निर्माण कराया था फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। तो ये सब जो पढ़े लिखे सुल्तान थे उनके द्वारा किया गया। और इससे पहले के जो सुल्तान थे उनके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उन्होंने अपना अधिकांश समय युद्ध करने में निकाला था, आसपास के राजाओं से युद्ध किया और वो उनको अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन यहाँ पर तुगलक वंश में एक सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ था कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो दिल्ली सल्तनत से अलग हो गए थे। बहुत सारे राज्य हैं, इनको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। और हमने आज क्या पढ़ा उसको मैं एक बार थोड़ा समराइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहले हम लोगों ने इसमें गुलाम वंश पढ़ा, गुलाम वंश संबंधित क्वेश्चन देखे। उसके बाद हमने पढ़ा इसमें खिलजी वंश, और इसके बाद दोस्तों हमने पढ़ा इसमें तुगलक वंश। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरीके के जो राजवंश थे वो हमने आज समाप्त किए। और इसके आगे वाले जो राजवंश हैं, एक तो सैयद वंश और दूसरा हमारे पास रहेगा लोदी वंश। तो ये 2 राजवंश हम लोग नेक्स्ट वाला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें भी लगभग 50 क्वेश्चन हमारे पास होंगे। 50 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए, 50 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। दोस्तों टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो गए। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये। आप कोई सा भी पेपर देने जा रहे हो इसको एक बार देख के जाना, यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।